नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है निर्विरोध आईएएस में। और जो 9th ऑफ नवंबर को एग्जाम है, उसके रिलेटेड हम लोग आगे अभी लेक्चर को डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं और वो स्कीम्स आ सकती है आपके एग्जाम में। तो उस हिसाब से आपको कुछ तैयार करना है। तो जो कुछ और मैं जो स्कीम्स है काफ़ी शॉर्ट में डिस्कस करूंगा और ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिसपे आपके एमसीक्यू जो है वो बन सकते हैं। अगर किसी पॉइंट पे एमसीक्यू नहीं बन सकता है तो उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो आपका एग्जाम है ये एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक स्कीम आई है इक्यूब, बहुत पहले की स्कीम है ये इक्यूब 2019 से 2024। इसका है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का है। इसका पर्पस था टू डबल द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। इसी स्कीम के अंतर्गत एक स्कीम आई थी इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सलेंस, उसमें 10 प्राइवेट और 10 गवर्नमेंट, 10 प्राइवेट 10 गवर्नमेंट सेलेक्ट किया गया था। और जो भी इसमें सेलेक्ट होगा उसको 1,000 रुपये, 1,000 करोड़ रुपए उसको मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। ये स्कीम हो गई। फिर आपका दूसरा स्कीम हो गया TEQIP, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने इसका फेज 1 जो है असिस्ट किया था 2003 से लेके 2009 तक। मान लीजिए कोई स्कीम आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक, तो वहां पे टिक्यूब सही आंसर होगा। फिर अभी क्या है कि जो लेटेस्ट फेज था टिक्यूब का वो था टिक्यूब 3 2017 से लेके 2021 तक। अब इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं, आपको जो नेक्स्ट स्कीम है वो है आपका हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, और इसमें आप देख सकते हैं कि HEFA एक गवर्नमेंट ने एक फाइनेंसिंग एजेंसी बनाई थी, और इसमें ही गवर्नमेंट ने क्या किया था कि ये कैनरा बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोनों मिलके क्रिएशन ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है। फिर ये है RUSA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्कीम दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये जो है इसमें पूरी की पूरी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, और ये इसमें 60-40 या 90-10 का रेशियो होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कुछ स्कीम्स हैं, PM रिसर्च फेलो, फिर इम्प्रिंट, फिर SPARC। तो ये बस स्कीम्स के आपको नाम याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल में वो लोग आपसे नहीं पूछेंगे। वो इतना ही पूछेंगे कि ये स्कीम क्या है या इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इतना ही आपसे वो पूछेंगे। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं आपको ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन। इस ये किसकी स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। एनुअल सर्वे होता है, 2010-11 से ये चीज़ हो रही है। तो ये जो है ये आपकी सारी जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं वो हमने आज के वीडियो में आपको डिस्कस करी हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये स्कीम्स। और इस स्कीम्स के थ्रू आप, मतलब जैसे रूसा हो गया, PM रिसर्च फेलो हो गया, इम्प्रिंट हो गया, स्पार्क हो गया, ये सारी स्कीम्स अगर आप समझ जाएंगे इसको
ध्यान में रखेंगे, जेहन में रखेंगे, तो ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। जो भी एक बार फिर से रिवाइज़ कर ले, इक्यूब हो गया, प्लस टिक्यूब हो गया, प्लस हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी हो गया, प्लस रूसा हो गया। तो ये सारी स्कीम्स जो है वो आपको जेहन में रखनी है। और इसके अलावा हम लोग और भी स्कीम्स देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स है इस स्कीम से रिलेटेड, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे ये स्कीम है आपको प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। ये क्या है कि एप्लीकेबल फॉर एजुकेशन लोन्स टेकन आफ्टर 6 नवंबर 2024। तो 6 नवंबर 2024 आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और इसमें क्या मिलेगा? कोलेट्रल फ्री, गारंटर फ्री एजुकेशन लोन, और 7.5 लाख तक के लिए 75% क्रेडिट गारंटी। और ये सब जो डिटेल्स है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्कीम का नाम, कब से स्टार्ट हुआ, और ये कौन सा स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसमें क्या मिलता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है ये मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये सितंबर 2025 में इसकी रिवाइज गाइडलाइंस आई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की नहीं है, वो किसी और डिपार्टमेंट की। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की भी स्कीम्स हैं, जैसे स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम, ओबीसी एंड अदर्स। तो इसको श्रेयस स्कीम बोलते हैं। इसमें फेलोशिप फॉर ओबीसी एंड अदर्स, ईबीसी, ओबीसी, ये सब स्कीम्स है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस ये पता होना चाहिए श्रेयस किस चीज़ से रिलेटेड है, कब से कब तक है, 2021-22 से 2025-26। और इसमें आपको जैसे नेट, यूजीसी, जेआरएफ, सीएसआईआर नेट, जेआरएफ, ये, और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो यूजीसी है। ये आपको पता होना चाहिए कि इस स्कीम की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अगर हम बोले तो वो यूजीसी है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये जो काफ़ी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि जो चीज़ें लगता है कि काफ़ी आसान है, वो चीज़ ही आपको देखने को मिलती है ऐसे एग्जाम्स में, कि ये क्या है, वो क्या है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको नॉलेज के साथ साथ नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना भी चेक होता है, फैक्ट्स को आप कैसे, आपका माइंड प्रोसेस करता है। तो ये सब चीज़ें इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम अब बात कर सकते हैं आपको और अन्य स्कीम्स की। तो एक है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नीट। ये स्कीम जो है, इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो एआईसीटीई है। ये इम्पोर्टेंट है इसमें। अब जैसे बाकी चीज़ें तो आप जान सकते हो, समझ सकते हो, गेस कर सकते हो, लेकिन जो इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है बात है, जो आपको पता होनी चाहिए, कि ये एआईसीटीई इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो ये चीज़ अगर आपको पता रहेगा तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो कि एआईसीटीई इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। और टू बिन बेस्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस इन एजुकेशनल पेडागोगी ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको मेंस में इस पे मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको उस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो ये था। और इसके अलावा कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि इसको जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उनको पीआईक्यू नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे करें, क्योंकि पीआईक्यू है नहीं उनके पास, तो वो किस आधार पे तैयारी करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे एग्जाम में
तो दोस्तों ऐसे एग्जाम में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि देखिए, आप जैसे जो सिलेबस है, अगर इस सिलेबस को आप गौर से देखिए तो जो 30 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के आएंगे वो जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चंस जो है वो जीएस के पेपर के क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग आपको जो लेवल रहेगा वो बैंक पीओ लेवल नहीं रहेगा, उससे डाउन रहेगा, एसएससी लेवल रहेगा या नॉर्मल लेवल रहेगा। जीएमए भी उसी लेवल का रहेगा। और जो फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमने इस लेक्चर में कवर किया है, तो वो उसी लेवल का रहेगा। लेकिन जैसे आप जीएस, अगर आपको किसी का गेस करना है कि कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप मेंस का सिलेबस देखो। इसका मेंस में क्या है कि आप देखो कि काफ़ी, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको पॉलिटी में थोड़ा डेप्थ क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि आप देखो कि मेंस के सिलेबस में पॉलिटी को काफ़ी डेप्थ में दिखाया है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पावर्स, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो इवन पीटी में भी ये यहाँ से वो बिट्स उठा के आपको दे सकते हैं। जो ये वाला जो पोर्शन है, तो इसको भी आप एक बार देखो तो यहाँ से आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा कि क्या ये हमें क्या पढ़ना है। वैसे ही जैसे हायर एजुकेशन, ये सब तो हमने कवर कर ही लिया है और इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको उतना आपके लिए परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन बाकी जो है उसमें आपके लिए, जैसे अब यहाँ पे देखो ये भी बता रहे कि जीएफआर, जेम, पेंशन एंड ग्रीवांस हैंडलिंग, ये वाला जो बिट है, तो ये आपको मेंस में पूछ रहे हैं। तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आपसे वो जीएफआर पे पूछ लें, जेम पे पूछ लें, तो ये हो सकता है। इसलिए जब आपको सिलेबस क्लियर नहीं हो, आपके पास पीवाईक्यू नहीं हो, तो कहीं ना कहीं मेंस का जो सिलेबस होता है वो आपके लिए एक गाइडेंस का काम कर सकता है। और लेकिन आपको अभी घबराना नहीं, क्योंकि अब आपके पास वैसा समय नहीं है कि अब आप उस तरह से तैयारी करो। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि आप खुद को एग्जाम के लिए तैयार करो, एग्जाम में विथ कॉन्फिडेंस बैठो। और प्रीलिम्स एग्जाम में, कोई भी जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, यानी जो भी कट ऑफ होगा वो क्लियर करना है, वो स्कोर आपका फाइनली काउंट नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि आप इवन एग्जाम में अपने दिमाग से, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपने बैक ऑफ नॉलेज से आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं कि अरे यार मैंने तो ये कुछ पढ़ा ही नहीं है, डेप्थ में नहीं पढ़ा है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, आपने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए, उसी को बार बार देखिए। और इसके अलावा आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाइए। ये 100 नंबर जो आपको 100 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको 75 क्वेश्चंस भी आपके अगर नेट करेक्ट है तो यू आर सेफली इन 70-75 के आसपास। तो आपको वो चीज़ें देखनी है। तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन ये है कि जैसे आपके रीजनिंग में गलत नहीं होने चाहिए, आपके जीएमए में गलत नहीं होने चाहिए, जीएस में 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस तो आपको गलत होंगे ही। करंट अफेयर को आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर में जो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस वन लाइनर टाइप के ही होंगे। तो जो आसपास जो फिलहाल जो न्यूज़ में रहा है कुछ, जो कोई भी आप एक करंट अफेयर्स की मैगजीन उठा के उससे वन लाइनर वगैरह देख सकते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ और लेक्चर्स इस सीरीज़ में लाऊं जिससे आपको और ज़्यादा मदद मिल सके। तो आप इस चैनल को देखिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।